हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक का हम थर्ड चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 चैप्टर्स करा दिए थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स के बारे में मैंने पढ़ाया था। और आज की हमारी इस वीडियो में जो आपका थर्ड चैप्टर है उसको मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में ही ये जो हमारी वीडियो है वो एकेडमिक सेशन 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले जानते हैं भाई इलेक्शन, चुनाव क्या होता है। जो चुनाव जो आपका होता है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं अपने एक लीडर को चूज़ करते हैं और ये जिस पद्धति का इस्तेमाल करके अपने लीडर को चूज़ करते हैं उसी को इलेक्शन कहा जाता है। यानी कि ये समझिए कि इलेक्शन जो आपका है वो अपने सिटीजन को राइट टू वोट देता है और उसके ज़रिए वो किसी को जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज़ करते हैं और वही व्यक्ति क्या करता है, उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट में काम करता है। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि इन अ डेमोक्रेसी द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक एंड द सेंट टू द गवर्नमेंट लाइक पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि मान लीजिए जो नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, चाहे तमाम जितने भी नेता हैं, ये सभी नेता क्या हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसमें क्या हुआ कि उन लोगों को यानी कि इन दोनों को मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा चुना गया, यानी कि पब्लिक द्वारा चुना गया और इनको कहाँ भेजा गया भाई, पार्लियामेंट में भेजा गया। ऐसी मान लीजिए जो अरविंद केजरीवाल जो पहले दिल्ली के सीएम हुआ करते थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, तो वो कैसे गए भाई, क्योंकि उनको इलेक्ट किया गया। कैसे इलेक्ट किया भाई, जो लोग थे वहाँ पर इलेक्शन कराए गए, उन लोगों को राइट टू वोट मिला और उसके ज़रिए उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और इस वजह से वो लेजिस्लेटिव असेंबली में चले गए। तो ये जो लोगों को इलेक्ट करके इन सब जगहों पर भेजा जाता है तो इन्हीं व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। यानी कि अ रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन चोजन बाय द पीपल टू स्पीक एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन दी गवर्नमेंट। तो जो भी व्यक्ति को आपने चूज़ किया है वो आपके बिहाफ पर या फिर आपकी जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी जनता है, उनके बिहाफ पर वहाँ पर जाकर के बात रखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ओके, यानी कि नॉर्मल जो पब्लिक है वो क्या करती है भाई, इलेक्शन में भाग लेती है। जो नेता लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यही दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। ओके, चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। देखिए, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है कि पहले के समय पर क्या हुआ करता था कि जो पॉपुलेशन थी लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी। नॉर्मल सी बात है कि जब कम लोग हैं तो कम लोग जब हैं तो सभी लोग आपस में वहाँ पर बैठ करके विचार करके कोई भी नियम को पास वगैरह कर सकते हैं। यानी कि दे पार्टिसिपेटेड इन डेली डिसीजन एंड द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट देमसेल्फ। यानी कि खुद से ही वो गवर्नमेंट को चला लेते थे बिना किसी लीडर की जरूरत की, क्योंकि बहुत कम लोग हैं भाई, तो अपना आपस में ही बातचीत करके किसी फैसले को जारी कर देना या फिर उसको पास कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। और ऐसा कहाँ पर होता था, जो पहले के समय का जो देश था एथेंस जो है अभी के टाइम पर जो ग्रीस नामक आप देश सुनते होंगे उसको कहा जाता है। तो यही आपका हो डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, लेकिन शुरुआत के समय में क्या था कि जब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चूज करते, क्योंकि वो सीधा ही वहाँ पर सरकार का हिस्सा बन सकते। सरकार क्या मतलब, बेसिकली जो भी एक बॉडी होगी जो डिसीजन बनाएगी, तो इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, तो कम लोग थे, तो आपस में ही बैठ करके किसी भी नियम को पास कर देना। जैसे कि मान लीजिए जो आपका घर है वहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पर आराम से बैठ करके डिसीजन लिए और वो पास हो गए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा भाई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलूँगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बड़ी होती गई, यानी कि ये समझिए कि जो भी बड़ी जनसंख्या वाले देश थे वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि सभी को वहाँ पर बिठाना और कोई डिसीजन पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो लोगों ने क्या किया भाई कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए कि भाई 100 लोगों में से एक व्यक्ति को इधर चुन लिया, 100 लोगों में से एक इधर चुन लिया। ऐसी मान लीजिए 500 लोग थे तो 5 लोगों को चुना गया अलग अलग 100 के प्रति, और उन 100 के प्रति जो आया है वो बंदा वो क्या है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। नॉर्मल सी बात है, और वो उनके बिहाफ पर क्या करेगा, उनकी बात रखेगा। ठीक है, और ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ। अभी के समय में क्या है कि अभी के समय मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सभी लोग तो पार्लियामेंट में जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे भाई, अपना एक बंदा चूज करेंगे कि भाई मेरे इस क्षेत्र से ये बंदा जो है वो यहाँ की समस्याएं लेकर के कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा, और संसद में जाकर के हमारी बात रखेगा।
एंड देन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम करेगी। तो ये आपका क्या है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। और अभी एग्जाम्पल में इंडिया, यूएसए, तमाम आज के समय के जितने भी देश हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की। तो देखिए, जो इलेक्शन और जो डेमोक्रेसी है वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक कॉइन की तरह है। कॉइन कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कॉइन होता है उसमें दो साइड्स होती हैं, और नॉर्मल सी बात है कि जो पहली है वो दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी हेड और टेल जरूरी है दोनों के दोनों। तो उसी तरीके से समझिए कि अगर आपको अपने देश में डेमोक्रेसी चाहिए तो इलेक्शन भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है कि लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, और जहाँ पर लोग खुद राज करे वहाँ पर इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो लोगों को पावर देता है कि भाई वो अपने नेता को चुने। इसके साथ में जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आती है। और इसीलिए जो इलेक्शन है और जो डेमोक्रेसी है वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्शन आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज द सोल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नॉर्मल सी बात क्या समझ आ रही है आपको कि डेमोक्रेसी इलेक्शन के बिना उसका कोई वजूद ही नहीं है। और नॉर्मल सी बात है कि अगर जहां पर इलेक्शन है तो लोग वोट कर रहे हैं, तो वहां पे नॉर्मल सी बात है जब लोग वोट कर रहे हैं तो वहां पर डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों जो हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यही आपका इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। ओके, चलिए अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, यानी कि भारत में चुनावों के इतिहास की। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसका जो समय था वो ईयर 1951 से 1952, बहुत समय लगा था। अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, यानी कि 1951 के अक्टूबर से स्टार्ट हुए इलेक्शन, और फरवरी 1952 तक इलेक्शन चले थे। क्योंकि भारत बहुत बड़ा विशाल राज्य था और उस बड़े क्षेत्र में इलेक्शन कराना बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। और जो पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुए थे उस समय हमने लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के ही, जो मतलब ये समझिए कि हमने एमपीज को भी चुना था, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी चुना था, और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि किसी एक राज्य के सीएम को भी चुन लिया, और इसी चुनाव में हमने अपने पीएम को भी चुन लिया। आज के टाइम पर दोनों चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि किसी राज्य के चुनाव अलग होते हैं और पूरे देश के चुनाव एक साथ होते हैं। लेकिन जो पहली बार भारत में चुनाव हुए थे 1951-52 में, वो एक साथ ही हुए थे, और उस समय लगभग 17 करोड़ वोटर्स थे। जो सेकेंड जनरल इलेक्शन हुए वो 1957 में हुए थे, और वहाँ पर भी सेम यही तरीका फॉलो किया गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो 51 से 52 वाला इलेक्शन हुआ, 57 वाला हुआ, फिर अगला वाला जो हुआ, इन तीनों में ही एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये दो चुनाव शुरुआत वाले मैंने आपको बता दिए। साथ में ही जो हमारे यहाँ पर चुनाव हुए थे, यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया था उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से चुनाव कराए गए थे। यानी कि हर एक व्यक्ति को, जो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, और एक एज तय करी गई थी। 21 ईयर उस समय एज हुआ करती थी, और उसके हिसाब से लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ओके, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर चुनाव पूरे हो पाए थे। एक और जो यहाँ पर फैक्ट कॉर्नर है वो क्या है भाई, कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो आपका है वो 1950 में बना था। यानी कि सॉरी, इलेक्शन कमीशन का अर्थ होता है कि एक ऐसी बॉडी जो भारत में चुनावों को एक तरीके से कराएगी। तो वही बना था आपका फर्स्ट इलेक्शन कमीशन 1950 में। और जो इलेक्शन कमीशन उस समय बना था, उस समय जो हमारे भारत के पहले कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इसके हेड हुआ करते थे, वो सुकुमार सेन थे। तो मार्च 1950 के समय में हमारी ये बॉडी बनी, कौन सी? इलेक्शन कमीशन वाली। और इसके जो पहले जो कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। तो आप एक और बात का ध्यान रखें कि 1 मार्क का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया, और साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की। तो देखिए, भारत में अगर हम इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो भारतीय संविधान के हिसाब से जितने भी नियम हैं चुनावों को लेकर के, वो सारी की सारी जो पावर है वो एक ऑटोनोमस बॉडी को दी गई है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो सारी की सारी जो स्वायत्ता है, वो सबके सब जो मूल नियम है वो सब किसको दे रखे हैं? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन में देखते हैं कि कौन कौन से काम, यानी कि इलेक्शन सिस्टम में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो शामिल करी गई हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन और पावर, ये किसके तहत बता रहा हूं मैं आपको? भारतीय संविधान के हिसाब से। तो पहला तो ये किएगा। दूसरा कि भारतीय संविधान के हिसाब से ये बताएगा कि कौन चुनाव लड़ सकता है, हु कैन वोट, हु विल सुपरवाइज द इलेक्शन,
हाउ द वोट्स विल बी काउंटेड एंड व्हाट विल बी द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी नियम कानून है चुनाव को लेकर के वो सब कुछ बताया गया किसमें भाई, हमारे भारतीय संविधान में, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। और एक बात और ध्यान रखें कि भारत में जो कुछ भी चुनाव वगैरह होता है उसके लिए हमने एक बॉडी की स्थापना कर रखी है जो पूरी तरीके से अपने फैसले के लिए मतलब खुद पे ही निर्भर रहती है, उसके ऊपर दूसरे किसी का प्रभाव नहीं देखा जाता है। ओके, चलिए। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक जो है वो परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अक्रॉस दी कंट्री। तो नॉर्मल सी बात आप ये समझिए कि अगर इलेक्शन कमीशन आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होगा तो लोग जो हैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत संदेह की नज़र से देख सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को एक तो पहली बात तो परमानेंट बॉडी बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा कि इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, यानी कि इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं देखा जाएगा, ताकि जो लोग हैं इसको एक साफ सुथरे नज़रिए से देखें कि भाई जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो कोई भी जीतता है तो वो अपने क्या कहते हैं उसको अपनी पावर की वजह से जीता है। पावर कहने का मतलब यही कि लोगों की वजह से जीता है, लोग जिसको चाहते हैं वही जीतता है। तो एक तरीके से ये चीज़ें हमें समझ आती हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना भाई कि इलेक्शन कमीशन जो आपका है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि स्वतंत्र संस्था है जिसकी वजह से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो शुरुआत में इसमें काफ़ी कम मेंबर हुआ करते थे, 1 या 2 के आसपास मेंबर हुआ करते थे। बाद में इसकी जो मेंबर्स की जो कमेटी है वो बढ़ाई गई और इसमें आज के समय में 3 मेंबर कमीशन है, इस जिसमें से एक जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो बाकी 2 होते हैं वो केवल और केवल इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं। यानी कि एक जो होगा यानी कि 3 बॉडी है ये, यानी कि 3 इसमें व्यक्ति होते हैं। एक जो होता है उसमें इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि चीफ होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और जो बाकी के 2 होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि उनको हम चुनाव आयुक्त कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके अपॉइंटमेंट की। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जो है प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट किया जाता है, और जो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके हिसाब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो टेन्योर होता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, यानी कि 6 साल या तो वो ऑफिस होल्ड करेगा और या तो 65 वर्ष की उम्र तक, जो इनमें से पहले पूर्ण हो जाए वो माना जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 63 साल की उम्र में जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है तो वो 2 साल ही का मतलब एक तरीके से अपना जो कार्यकाल है वो पूरा कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि या तो आपका कार्यकाल 6 साल रहेगा और या तो आपकी एज 65 साल होनी चाहिए। तो इन दोनों में से जो पहले होता है वही माना जाता है उसका टेन्योर में। वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो 19 फरवरी 2025 को 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो श्री ज्ञानेश कुमार थे। यानी कि अभी के समय में अगर मैं बात करता हूँ तो श्री ज्ञानेश कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि जो सबसे मेन होते हैं इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। तो यही हो जाएगा हमारा इलेक्शन कमीशन। तो इसके ऊपर भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो सेम इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि ये बॉडी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इसका टेन्योर क्या होता है। टेन्योर में 2 बातें हमेशा आप ध्यान रखें कि 6 साल भी बताना है और 65 वर्ष भी बताना है, और वर्तमान का भी आप ध्यान रखें। वर्तमान से पहले वाले जो थे वो सुनील कुमार थे। तो अभी कुछ समय पहले यानी कि 19 फरवरी से पहले जो कौन थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुनील कुमार। और अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ विनिंग बाय द मोस्ट वोट्स। तो सिस्टम ऑफ विनिंग बाय मोस्ट वोट्स का मतलब यही समझिए कि भारत ने जिस प्रणाली को अपनाया अपने चुनाव पद्धति में वो तरीका, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते। यानी कि मान लीजिए 2 बंदे खड़े हो रहे हैं और 2 बंदों में से जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स आते हैं वो जीत जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1 वोट भी अगर ज़्यादा है तो भी वो जीत जाएगा। यानी कि इफ अ कैंडिडेट ए गेट्स 1000+1 वोट्स एंड कैंडिडेट बी गेट्स only 10,000 votes, then candidate A wins even by just 1 vote margin। तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है ना, इसमें मान लीजिए 4 बंदे खड़े हुए और 4 में से किसी के पास भी 1 वोट भी ज़्यादा आ गया तो वो बंदा जीत जाएगा। तो ये भारत का जो चुनाव सिस्टम है उसमें हमने ये तरीका अपना रखा है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ओके, यानी कि द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इवन इफ इट्स बाय जस्ट 1 वोट इज डिक्लेयर्ड द विनर। ओके, चलिए
अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। देखिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो आपका होता है ये दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक को बोलते हैं मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहली बात तो ये कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक पार्टी, इसमें पहली बात तो पार्टी खड़ी होती है, इसमें कोई भी नेता खड़ा नहीं होता है, नेता बाद में आते हैं, पहले पार्टी खड़ी होती है और पार्टी को ही एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है लोग वोट करते हैं और जितने परसेंट ऑफ वोट्स किसी पार्टी को मिलते हैं उतने परसेंट ऑफ सीट क्या होता है उससे पार्टी के मेंबर को मिलता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में मान लीजिए कि 500 सीटें टोटल। ओके, और भारत में अलग अलग पार्टियां हैं तो सभी पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई और मान लीजिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें से ऐसा मान लीजिए कि 500 सीटें थी और बीजेपी को 50% सीटें मिल गई, सीटें नहीं 50% वोट मिल गए। तो नॉर्मल सी बात है कि 500 का 50% कितना हुआ, 250 हुआ, तो 250 सीटें किसकी हो गई, बीजेपी की हो गई। तो इस तरीके से भी चुनाव होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये दो टाइप का कौन कौन सा भाई, सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि इजराइल और नीदरलैंड में है, जिसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे देश को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है और उसके हिसाब से जो भी परसेंटेज ऑफ वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं उसके हिसाब से उनको सीटें दे दी जाती है। और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, ये होता है भाई अर्जेंटीना में और पुर्तगाल में, जिसमें देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हम बांट देते हैं, जिसके अलग अलग मेंबर्स होते हैं और बाद में जो भी प्रोपोर्शन आता है उनके वोट्स का उसके हिसाब से उनको सीटें मिल जाती हैं। तो पैमाना एक जैसा ही है, बस ये समझिए कि पूरा का पूरा ये छोटे छोटे देशों में सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जो उससे थोड़े बड़े हैं वहां पर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। तो बस आप ये समझिए कि जितने परसेंट ऑफ वोट्स आपको मिलेंगे उतने परसेंट ऑफ सीट्स आपको मिल जाएगी। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो एक होता है आपका एफपीटीपी और एक होता है आपका पीआर सिस्टम। पीआर यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका वो 3 मार्क्स में डिफरेंस के रूप में पूछा जा सकता है। तो एक तरफ एफपीटीपी है और एक तरफ पीआर है। तो देखिए एफपीटीपी में क्या, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा, लेकिन पीआर में क्या होता है कि जितने परसेंट ऑफ आपको वोट्स मिलेंगे उतने परसेंट आपको सीटें मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो एफपीटीपी में क्या होता है कि एक सीट से कोई एक ही व्यक्ति जीतेगा, जो भी छोटा सा क्षेत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए जो मेरा क्षेत्र है वो जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से कोई एक ही व्यक्ति विधायक बन सकता है। लेकिन अगर पीआर की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े हिस्से को लिया जाता है और उसमें मान लीजिए 10 सीटें हैं, ठीक है, तो 10 सीटें हैं तो 10 अलग अलग नेता को दिया जाएगा और वहाँ पर जो भी पार्टियां लड़ रही होंगी उतनों, मान लीजिए कोई भी 2 पार्टियां लड़ रही हैं तो उनमें से मान लो किसी को 60% सीट मिली, किसी को 40% वोट मिले, सीट नहीं वोट, तो वहां पर क्या होगा 6 सीटें किसी और को दे दी जाएगी और 4 सीटें किसी और को दे दी जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से होता है। और वोटिंग की अगर बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि लोग एक कैंडिडेट को वोट करते हैं। एफपीटीपी में हम किसको वोट करते हैं, किसी कैंडिडेट को, लेकिन पीआर में किसको करते हैं, हम किसी पार्टी को वोट करते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि हम जिसको वोट कर रहे हैं हम उसको जानते हैं, किसमें, एफपीटीपी में, लेकिन हम पीआर में उसको नहीं जानते, हम केवल पार्टी को जानते हैं कि हम भाई बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बाद में बीजेपी को जितने परसेंट ऑफ सीट मिलेगी बीजेपी अपने हिसाब से किसी बंदे को वहां पर भेज देगी। विनर की बात करूं तो जिसके पास ज्यादा वोट आया वो जीत जाएगा। और इसमें विनर की बात करूं तो यहां पर कोई एक विनर नहीं होता, इसमें बहुत सारे विनर हो सकते हैं क्योंकि भाई परसेंटेज मिली है ना, तो जिसको जितने परसेंट मिले उतने उसको सीटें मिल जाएंगी। एग्जांपल में इंडिया, यूके, यूएसए इज द एग्जांपल ऑफ द एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एंड द पीआर के अगर हम एग्जांपल की बात करते तो इजराइल, नीदरलैंड और अर्जेंटीना इसके एग्जाम्पल हैं। रिजल्ट क्या होता है भाई, कभी कभी कम वोट पाने वाला भी जीत सकता है और इसमें हर वोट का सही रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि मैंने इसमें क्या बताया कि अगर आपके पास एक वोट भी ज्यादा है तो भी आप जीत सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको जितने परसेंट सीट मिले उतने आपको, जितने परसेंट आपको वोट मिले हैं उतने परसेंट सीटें मिलती हैं। तो आप बात एक और ध्यान समझिए कि एफपीटीपी में क्या है कि ज्यादा बंदे नहीं जीत सकते, यहां पर एक ही बंदा कोई जीतेगा, और पीआर में ज्यादा बंदे भी जीत सकते हैं। ओके, और भारतीय संविधान ने क्या किया, हमने एफपीटीपी को अपनाया हर एक इलेक्शन में। भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं सिवाय राज्यसभा के, उसमें एफपीटीपी अपनाया जाता है। केवल एक ही चुनाव है राज्यसभा का जिसमें कौन सा तरीका हम अपनाते हैं भाई, पीआर का सिस्टम अपनाने की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उसमें एफपीटीपी के जरिए होते हैं और जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो पीआर सिस्टम के जरिए होता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसीलिए आप ये ध्यान रखें। तो भारत ने एफपीटीपी ही क्यों अपनाया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है समझना, लोगों को बहुत ही जल्दी समझ आया, और भारत जैसे इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में ऊपर से हमारे यहाँ पर साक्षरता उतनी बढ़िया नहीं थी, इस चक्कर में हमने एफपीटीपी का सिस्टम अपनाया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या फिर विधानसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि आपको पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है, आपकी जो उम्र है वो 25 साल की होनी चाहिए, आप कोई भी
शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का पद आपके पास नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अ अनसाउंड माइंड, यानी कि मतलब कि पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, मानसिक रूप से सही होने चाहिए। साथ में बैंकरप्ट आपको नहीं होना चाहिए, और साथ में शुड नॉट हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड और भी कन्विक्टेड, यानी कि आप आपराधिक प्रवृत्ति या सजा प्राप्त आपको अगर नहीं है तो आप क्या बन सकते हैं भाई, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर आप बन सकते हैं। एक और बात, ये सिर्फ तरीके हैं, शर्तें हैं, इसके बाद आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव में अगर आपको जनता जिताती है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हैं तो मतलब बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए इलेक्शन प्रोसेस वही है, मैंने आपको बताया कि भारत में जो भी चुनाव होता है वो सब कौन अपनाता है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए करता कैसे है, सबसे पहले क्या करेगा, ये किसी भी राज्य में या फिर मान लो देश में अगर चुनाव कराना है तो सबसे पहले क्या होगा भाई, नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, जो कि अनाउंसमेंट कौन करेगा भाई, इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो चुनाव की जो सूचना दी जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए दी जाती है और कोई दूसरी बॉडी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है भाई, डेट ऑफ इलेक्शन, लास्ट डेट ऑफ फाइल नॉमिनेशन और लास्ट डेट टू विड्रॉ, यानी कि पहला तो बताया कि भाई कि 8 तारीख को चुनाव है, 8 मान लीजिए कि अभी मई का महीना चल रहा है तो मैं बोल देता हूं कि 10 जून को चुनाव है, 10 जून 2025 को चुनाव है, और 20 मई तक आप सभी को नॉमिनेशन करना है, और 25 मई तक आप सभी जिसको चुनाव अब नहीं लड़ना है, गलती से उसने नॉमिनेशन कर दिया था, वो अपना नाम विड्रॉ करा सकते हैं। ओके, तो ये कर देगा। तीसरा कि वो जो भी कैंपेन होता है, जो भी पार्टियां होती हैं वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाती हैं, तो उसको वो मॉनिटर करता है कि भाई कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के आधार पर, या फिर कोई पैसे वैसे के हिसाब से या डरा धमका करके तो वोट नहीं मांग रहा है, तो उसको मॉनिटर करती है कौन, इलेक्शन कमीशन की ही बॉडी। मतलब वो अपने जो भी कर्मचारी है उनको रखते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ही काम है। साथ में वोटिंग डे वाले दिन ये बताती है कि भाई कौन कौन सी जगह पर वोट पड़ेंगे, किस व्यक्ति को कौन से जगह पर जाकर के वोट करना है। साथ में ही काउंटिंग ऑफ वोट्स भी कौन करता है भाई, इलेक्शन कमीशन के ही कर्मचारी करते हैं, वही ईवीएम वगैरह को खोलते हैं, जो भी बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनको खोलते हैं, और साथ में ही उसके बाद ही रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपका आता है 4 मार्क्स में तो सेम इसी ही तरीके से आपको बताना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। देखिए रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये होता है कि भारत जैसे विशाल देश में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे समाज में ग्रुप हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं या फिर मान लीजिए कमज़ोर हैं, तो उनको भी समान प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। इसीलिए और भी जो कम्युनिटी है उनको संसद तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने या फिर भारत के संविधान ने उनको रिजर्वेशन दे रखी है। जैसे कि मान लीजिए जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वुमेन्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है कि भाई इस क्षेत्र से या फिर इस सीट से केवल कोई एससी का कैंडिडेट जीत सकता है या फिर एसटी का कैंडिडेट जीत सकता है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उस लोकल गवर्नमेंट में केवल वुमेन्स जीतती हैं, है ना। मतलब कि जो गांव की जितनी भी आप देखते होंगे, मतलब पूरी तो नहीं जीती लेकिन 1/3 जो सीट्स हैं वो किसकी हैं, वो महिलाओं के नाम पर होती हैं, 1/3 सीट्स। ओके, ऐसी मान लीजिए दिल्ली की विधानसभा यहाँ पर हाफ सीट जो कर रखी थी वो वुमेन्स के नाम पर कर रखी थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सीटों को रिजर्व करते हैं। सीटें रिजर्व करने का मेन उद्देश्य यही होता है भाई कि समान प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि जो भी स्केड्यूल्ड कास्ट है, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो वुमेन्स हैं, जो बैकवर्ड क्लास हैं, उनको भी मौका मिले संसद में आने का, विधानसभा में आने का, ताकि वो लोग भी अपने लोगों के प्रति बेसिकली मतलब उनकी जो भी आवाज़ है वो बन करके उभरें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझेंगे, अ सीट रिजर्व फॉर एससी मीन्स ओनली एससी कैंडिडेट कैन फाइट द इलेक्शन देयर बट ऑल वोटर्स एससी प्लस अदर्स कैन वोट। यानी कि मान लीजिए कोई भी सीट आरक्षित है और वहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर केवल और केवल शेड्यूल का क्लास कास्ट का ही व्यक्ति जीत सकता है, तो वहाँ पर जितने भी एससी के जो बंदे होंगे ना वही वहाँ पर चुनाव में खड़े होंगे और उनको वोट सभी लोग करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को, सब लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन उनमें से जो भी एससी के बंदे हैं, केवल जो एससी के 4-5 खड़े हुए, उन 4-5 एससी में से कोई एक एससी वहाँ पर जीतेगा। तो यही होता है आपका रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियाज इलेक्शन सिस्टम की। तो भारत की जो चुनाव प्रणाली है इसकी विशेषताओं की अगर बात करूं तो पहली चीज़ तो यही है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही है। इसमें सीधा संपर्क है, क्योंकि भाई मैंने किसी को वोट किया और वो बंदा जीत गया फिर हार गया तो सीधा मैं अपने नेता को जानता हूँ। ओके, इसके साथ में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पूरे देश को एक तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग नेता खड़े होते हैं। इसके साथ में ही ये लो कॉस्ट है, यानी कम खर्चीली है। साथ में इससे नेशनल यूनिटी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोग जो है अपने आप को जोड़ करके रखते हैं देश से। और साथ में ये जो व्यवस्था है, फिर ये जो सिस्टम है, फिर जो प्रणाली है वो काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो यही है आपका फीचर्स ऑफ द इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से
लिख सकते हैं। और ये एक और बात, ये जो मैंने लिखा है इंडियाज़ इलेक्शन सिस्टम की, वो FPTP की विशेषता है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है उसकी विशेषता है ये। ओके, चलिए अगर साथ में ही मैं बात करूं डिफेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन सिस्टम की, तो इसकी बहुत सारी खामियां हैं। पहली बात तो ये कि इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारी पार्टियां बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, तो इस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि भाई जिस पार्टी के पास बहुत सारा पैसा है ना वो आराम से जीत जाती है। साथ में बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, वोट को पैसों से खरीद लेते हैं, साथ में झूठा प्रचार करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं ताकि एक अलग संप्रदाय जो है आपको विशेष वोट करे। जाति धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा वोटिंग मांगी जाती है। और एक और बात, राजनीति में तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि भाई क्रिमिनल की एंट्री बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी का भी डेटा अगर आप निकाल के देखोगे तो हर नेता आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके ऊपर कोई ना कोई एक तरीके से अपराधी प्रवृत्ति या फिर क्रिमिनल मतलब आपको ऑफेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था जिसको मैंने काफ़ी ही ज़्यादा बेहतरीन और आसान भाषा में आपको समझाया है। इससे आसान भाषा में आपको कोई भी नहीं समझा सकता, वैसे क्या पता समझा दे। खैर मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ में आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस चैप्टर का जो भी नोट्स है डिटेल्ड में अगर आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए amreshacademy.in। ओके, और यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ में अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो लिख सकते हैं, और कोई कॉमेंट वगैरह है तो भी लिख सकते हैं। और साथ में मेरे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अमरीश अकेडमी सर्च करके। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय और सायोनारा। ठीक है, चलिए।